पीएफ में ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से जाएगा, तो क्या बदल जाएगा आपका पूरा टैक्सेशन का मामला भी? ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए अब कौन सा रहेगा सही? इन तमाम चीजों को समझेंगे और समझेंगे आपके सैलरी स्लिप का पूरा गणित। इस शो में हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तगी, साथ ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और आज से हम सब की सैलरी, हालांकि आप लोगों की तो मतलब नौकरी पेशा बिजनेसमैन है आप लोग तो, लेकिन हमारी सैलरी, हम लोग सैलरीड क्लास है, हमारी सैलरी आज से बदल गई। सो किस तरीके से स्ट्रक्चर पूरा बदला है हेमंत जी, पहले तो ये समझाइए हमारी सैलरी का। जी स्मिता, आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सैलरी जो स्ट्रक्चर जो बदल रहा है उसमें जो जो डेफिनेशन है वेजेस की, उसमें बहुत क्लैरिटी आई है कि उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपकी जो बेसिक है और जो डीएनएस अलाउंस है और जो रिटेनिंग अलाउंस है, वो आपकी कॉस्ट टू कंपनी जो होती है उसका 50% होना जरूरी है। और वो इसलिए किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो इसलिए किया गया है कि आपका जो पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ सके, आपकी जो ग्रेचुटी अमाउंट है वो बढ़ सके, आगे जाके ईएसआईसी जो बेनिफिट्स है वो आपको बेटर मिल सके, राइट, और जो लीव एनकैशमेंट है उसमें भी आपको बेनिफिट हो सके। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप जैसे अगर पीएफ की बात करें तो मिनिमम पीएफ जो है वो 1800 का तो होना ही चाहिए। अब अगर आपकी मान लीजिए बेसिक सैलरी पहले 15,000 थी तो बराबर है 12% के हिसाब से वो बनता था पूरा। बट अगर आपकी बेसिक जो है 15 से नीचे थी तब भी आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन था वो 1800 होना चाहिए था। अब क्योंकि वहां पे बहुत सारी एम्बिग्यूटीज थी, लोग अपने तरह से स्ट्रक्चर बनाते थे। इसके अंदर जो नया स्ट्रक्चर है उसमें ये कहा गया है कि जो वेजेस है, जैसे मैंने कहा, वो 3 पार्ट जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिए अगर किसी की सीटीसी 50,000 है और 25% जो वेजेस होना चाहिए, बट फॉर सिंपलर अंडरस्टैंडिंग अगर मान लीजिए वही बेसिक है, उसके ऊपर अगर वो पीएफ कट रहा है तो ठीक है, अभी पीएफ कितना होगा, 12% के हिसाब से 3,000 होगा, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो 3,000, तो 6,000 हो गया टोटल। पहले अगर मान लीजिए आपकी बेसिक सीटीसी में 50,000 की सीटीसी में आपकी बेसिक अगर 15,000 थी तो आपका जो डिडक्शन था वो 1,800 था। अब वो बढ़ के 3,000 हो जाएगा, तो 1,200 रुपए जो है आपके एक्स्ट्रा कटेंगे, और सीटीसी में से कहीं और जो आपको 1,200 मिल रहे थे वो भी आपको कम होंगे। तो आपकी जो टेक होम सैलरी इन ए वे आप कह सकते हैं कि 2,400 रुपए से वो कम होगी। वो क्लियरिटी जैसे, बट उसके बेनिफिट्स भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो आपका जो पीएफ का जो कॉर्पस बनेगा वो बढ़ेगा, ग्रेचुटी अमाउंट में फर्क पड़ेगा, लीव एनकैशमेंट में फर्क पड़ेगा। बट हाँ, आज की तारीख में आपको जो टेक होम है वो डेफिनेटली कम होगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑब्जेक्टिव सरकार का वही था कि एक तो यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी आए कि वेजेस में क्या क्या आप डाल सकते हैं, दूसरा ये कि जो फ्यूचर के लिए जो पैसा बचे वो थोड़ा ज्यादा बचे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके लिए इसके अंदर इसको चेंज किया गया है। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है सैलरी क्लास के लिए। अब पराशर जी मैं आपके पास आती हूँ। क्या होता है ना कि कई बार, पहली बात तो कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, दूसरी बात कोई रिटायर नहीं होना चाहता, तीसरी बात कोई रिटायरमेंट के लिए सेविंग नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि ये कभी होगा ही नहीं, तो कर लेंगे जब होगा, समय आएगा तब। अभी यहाँ पर तो आपका जब पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है वो मजबूत हो जाएगा। तो पीएफ के इस कॉन्ट्रीब्यूशन के बढ़ने के कितने फायदे ऑटोमेटिकली लोगों को मिलने जा रहे हैं अब पराशर जी? देखिए, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हेमंत जी ने भी बताया कि ये जो पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और जब आप रिटायर होंगे 60 साल पे, जो उसकी कंपाउंडिंग का आपको लाभ मिलेगा, तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस आपको यहाँ बन सकता है। क्योंकि अभी तक इंडिया में ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सोच है मेरे हिसाब से। हालांकि पहले जितने भी रूल्स आए, गवर्नमेंट चाहती थी कि लोगों को खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, बट ये जो रूल आया है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं और वो भी रिटायरमेंट प्लानिंग के तहत एक अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है यहाँ से। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ में आपको रिटायरमेंट कभी ना कभी तो होना ही है, कोई चाहे या ना चाहे, जब आप क्योंकि और रिटायरमेंट के बाद इट्स अ मदर ऑफ ऑल गोल्स। क्योंकि आप मान लीजिए 25-30 साल जीते हैं, उसके बाद 40 साल जीते हैं, तो आपकी इनकम कहाँ से आएगी, आपका खर्चा कैसे चलेगा। तो सबसे बड़ा गोल जो है फाइनेंशियल प्लानिंग में
वो रिटायरमेंट प्लानिंग है। बाकी सारे गोल्स इसके आधे हैं। तो आपको 25-30 साल अपनी लाइफ बागबान जैसी नहीं करनी है, तो जरूरी है कि आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस एक अच्छा कॉर्पस बनाएं। बाकी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की जो जितनी भी इनकम टैक्स रूल्स आए हैं, ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड हो गया चीजें। कहाँ पहले हम न्यू टैक्स असेसमेंट ईयर कहते थे, फाइनेंशियल ईयर कहते थे, अब न्यू टैक्स ईयर हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, और बहुत सारे बदलाव जो गवर्नमेंट ने दिए हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि न्यू इनकम टैक्स रूल अलग है, ये सबके लिए है, और ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम अलग चीज है, तो इनको मिक्स ना करें। ज्यादातर जो एग्जाम्पशंस आई हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए आई हैं, जो इससे शायद काफी अट्रैक्टिव बन जाती हैं। बट इनकम टैक्स रूल्स ये बिल्कुल नए हैं, जो पहले 1961 का था, अब ये 2025 का हो गया है। तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, ट्रांसपेरेंट है, और मेरे हिसाब से इंप्लॉयज को काफी बेनिफिट मिल रहे हैं। बड़ा सिंपल सा, जैसे आपने बताया भी स्मिता जी कि आप जॉब कर रहे हैं, अगर आज आप रिजाइन कर दें तो आपको 2 दिन में आपका फुल एंड फाइनल पेमेंट आपके हाथ में आएगा, जो पहले 30 से 90 दिन लेता था। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। मेरे हिसाब से काफी वेलकम इनिशिएटिव है ये न्यू इनकम टैक्स रूल्स का। बिल्कुल, मतलब मेरे सैलरी पर्सन होने से लेके मेरे रेजिग्नेशन तक हम आ गए पराशर जी। अभी तो मैं इस बात से थोड़ी वो हूं कि मेरी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। दूसरा, चलिए ठीक है, कोई नहीं, लेकिन उसकी प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर मुझे एक बात बताइए कि इस पूरा स्ट्रक्चर बदलेगा, टैक्सेशन भी साथ साथ में बदलेगा क्या? नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं अलग अलग। एक, ये जो हम बात कर रहे थे, ये लेबर लॉ के हिसाब से बात कर रहे थे, और फिर जो न्यू टैक्स जो इनकम टैक्स जो रूल्स आए हैं, उसपे जो चेंजेस है वो अलग है। ठीक है, तो जैसे उन दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखना है। जो स्ट्रक्चर है, ये जो लेबर लॉ में आपको डिफाइन किया गया कि आपका वेजेस क्या होना चाहिए, और बाकी जो चेंजेस होंगे आज से, जैसे चाइल्ड एजुकेशन का जो अलाउंस मिलता था वो 100 रुपीज पर मंथ से बढ़ के 3000 हो गया। हॉस्टल एक्सपेंसेस का जो 300 पर मंथ था वो बढ़ के 9000 पर मंथ हो गया। जो एचआरए की जो लिमिट जो एक्सपेंड की गई है, उसमें 4 नए शहरों को शामिल किया गया है, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, जहां पे 40 से 50% बढ़ाया गया उसको। तो ये जो बेनिफिट्स है, ये क्लियरली वो डिफाइन करेंगे कि आप अपने किस तरह का आप टैक्स पे करेंगे, किस तरह की आप एग्जम्पशन लेंगे। तो 2 चीजें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि एक तरफ वेज स्ट्रक्चर है जो बताएगा कि आपका बेसिक में कितना होना चाहिए, आपका डीए कितना होना चाहिए, और आपका जो रिटेनिंग अलाउंस है वो कितना होना चाहिए, और साथ में इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजेस हुए, जैसे मैंने कुछ बताया। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसे टैक्स पेयर हैं जो चाहते हैं कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करें, सिंप्लीफाई करके रखें, तो मुझे लगता है कि वहां पे न्यू रिजीम की वैल्यू अभी भी बिल्कुल उतनी ही है जितनी पहले थी। हाँ, अगर आप ऐसे टैक्स पेयर हैं जो एक्टिवली इन जो एग्जम्पशंस हैं उनको देखते हैं, उनको कंसीडर करते हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे वो 80C हो, 80D हो, और जो हमने एचआरए वगैरह दूसरी एग्जम्पशन की बात की, तो वहां पे मुझे लगता है समय आ गया कि आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके लगे, तो शायद मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो सकता है उन टैक्स पेयर के लिए जो ओल्ड रिजीम में है। पर ये समझने की जरूरत है कि ये हर एक के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, अगर आप एक्टिवली उसको ऑलरेडी क्लेम कर रहे थे तब आपको फायदा हो सकता है, बट अदरवाइज जैसा हमने देखा कि मेजॉरिटी जो टैक्स पेयर है वो जो न्यू रिजीम में है, उनके लिए मुझे लगता है अभी भी जो न्यू रिजीम का जो बेनिफिट है अभी भी वो बना हुआ। और आपके हिसाब से अब जब इस तरीके का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है आपके बेसिक पे का, इसके बाद से आपको क्या लगता है पराशर जी, कौन सा टैक्स रिजीम चुनना एक मेजॉरिटी जो लोग होते हैं उनके लिए बेहतर रहेगा अभी के टाइम पे? देखिए स्मिता जी, सबसे इम्पोर्टेंट है जिन लोगों ने होम लोन्स ले रखे हैं और जो बहुत सारे एग्जाम्पशंस लेते हैं, तो उनके लिए तो अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम अट्रैक्टिव है। और ये जो नए रूल्स आए हैं, इससे ओल्ड टैक्स रिजीम थोड़ा सा जो बिल्कुल खत्म होता जा रहा था और न्यू टैक्स रिजीम में लोग ज्यादातर शिफ्ट हो रहे थे, वो थोड़ा सा दोबारा से अट्रैक्टिव बन गया है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पशंस जो हैं, ऐसे मैंने देखे भी हैं कि 17.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देने का, सारे एग्जाम्पशंस ले लेते हैं। जो अभी हेमंत जी बता रहे थे कि जितने भी बच्चों की एजुकेशन लोन का है
और जितना भी आप HRA लेते हैं, और इसमें भी बड़े माइन्यूटली चीजें बनाई गई हैं कि पहले हम अक्सर, मैं जब जॉब करता था तो मैं भी ऐसे करता था कि रेंट स्लिप बना देते थे और अपने पेरेंट्स का साइन मार के हम ऑफिस में जमा कर देते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप कौन, आपका लैंडलॉर्ड कौन है और वो आपके रिलेटिव है या कोई इंडिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करी गई हैं, बनाई गई हैं। तो अगर आप एग्जाम्पशंस लेने में बिलीव करते हैं, आपने बहुत बड़ा होम लोन ले रखा है, तो मेरे हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम दोबारा से अट्रैक्टिव हो गया है। लेकिन अगर आप सिंप्लीफाइड लाइफ जीना चाहते हैं, पेपर वर्क में नहीं जाना चाहते हैं, डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम जैसे पहले अट्रैक्शन था वो अभी भी बना हुआ है। और दोनों को चूज करना पड़ेगा, आपको अपना फाइनेंशियल लाइफ देख के चूज करना पड़ेगा कि आप किस ब्रैकेट में आते हैं और आपका लाइफस्टाइल कैसा है, और अगर आपने होम लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कि कहाँ आपको ज्यादा टैक्स लग रहा है, कहाँ कम टैक्स लग रहा है। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि कम से कम टैक्स दे, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोनों चीजें डाल के कि क्या आप एग्जाम्पशंस ले रहे हैं। अंडर सेक्शन 80C के तहत अभी भी 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं, तो इतना सारा पैसा आप अलग से रख सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए, तब तो ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छा है। नहीं तो न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल सिंप्लीफाइड है और आपको ज्यादा टैक्स सेविंग भी मिल सकता है। तो ये आपको दोनों अपने ब्रैकेट्स को चेक करना पड़ेगा और डिटेल्स को डाल के ही आपको पता लगेगा कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल, चलिए, तो कुल मिला के आपको इस बार इस मंथ के आखिरी में अपनी जो सैलरी स्लिप है उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अब उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बदला हुआ हो सकता है नजर आए। चलिए, अभी शो में आज हम कुछ कॉलर्स को भी करेंगे शामिल। तो पहले कॉलर हमारे साथ विष्णु मित्तल इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विष्णु मित्तल जी, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है, आप 25,000 की SIP फिलहाल इसमें करते हैं और साथ में रिटायरमेंट कॉर्पस आपने 2 करोड़ का अपना टारगेट रख रखा है। और कुछ सवाल है आपके जो आप पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैम, थैंक यू मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट शेयर कर रखा है इसके अंदर, जिसके अंदर मैंने अपनी SIPs वगैरह हैं जो कुछ पहले से चल रही है और कुछ अभी रिसेंट स्टार्ट करी है। साथ में इसके अलावा मेरी दूसरी इन्वेस्टमेंट भी हैं, जैसे कि NPS हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, और वो मैंने सब डिटेल्स शेयर करी है। जी बिल्कुल। तो मैं अपनी डॉटर के लिए एडवाइस चाहता था जो 10 ईयर्स की है। तो मुझे कुछ सालों में कुछ अमाउंट चाहिए, जैसे अगले 7 ईयर्स में उसकी पढ़ाई के लिए, अगले 12 सालों में उसकी मैरिज के लिए और रिटायरमेंट के लिए आफ्टर 17 ईयर्स। तो प्लीज मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करके आप प्लीज मुझे गाइड करें। बिल्कुल, थैंक यू। हेमंत सर, इनका पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपने पूरे फंड से लेकर अलग अलग जो अन्य इन्होंने कर रखे हैं उस सबको बहुत अच्छे से अलाइन किया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका गोल बहुत क्लियर है अपनी बेटी की से लेके रिटायरमेंट तक का। क्या करना चाहिए इनको? जिस्मिता, इनके लक्ष्य के बारे में बात करूं या इनके पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं, आई थिंक उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितना कॉर्पस आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप अपने गोल्स के लिए कैसे प्लान करते हैं, आप किस तरह का रोड मैप बनाते हैं। रोड मैप का मतलब है कि आपने अपने गोल्स को डिफाइन किया, समय कितना चाहिए, कितना समय आपके पास, कितना टारगेट होना चाहिए और किस तरह की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि विष्णु ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो रोड मैप बनाया है वो काफी अच्छा है। उनके जो 3 गोल हैं इंपॉर्टेंट, जैसा उन्होंने कहा कि डॉटर की एजुकेशन है, उनकी मैरिज के लिए और खुद की रिटायरमेंट के लिए कितना समय है, बहुत अच्छी से क्लैरिटी है और कहीं ना कहीं वो काफी मदद करता है, जैसे मैंने कहा, रोड मैप क्रिएट करने में और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अब हम इनके तीनों लक्ष्यों को देखते हैं। तो अगर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने कहा कि इनको 70 लाख रुपीज चाहिए 8 साल के बाद, क्योंकि ये हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो पैसा है उनको एक ही साल में नहीं लगेगा, वो ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 years डिपेंडिंग ऑन वो क्या कोर्स करेंगी उनकी बेटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो समय है उनका, उतना उनको एडिशनल समय मिलता है 3 या 4 साल को पूरा करने के लिए। अब ये कॉर्पस कहां से बनेगा? 2-3 चीजों से बनेगा। एक तो उनकी इन्वेस्टमेंट है सुकन्या समृद्धि से, वो इन्होंने कुछ LIC पॉलिसी लेके रखी है। हालांकि मैं उससे, उनकी जो स्ट्रेटेजी उससे एग्री नहीं करता हूं, बट क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है और काफी समय से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो चाहे तो उसको कंटिन्यू करते रहें। और साथ ही जो अभी तक उन्होंने जो कॉर्पस एक्यूमुलेट किया है इक्विटी में करीब करीब 8,60,000 का, वो तीनों को मिला के अगर हम कंसिडर करें तो इनका जो लक्ष्य है 70 लाख का, वहां तक ये पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करना है हर गोल के लिए। दूसरा जो गोल है, उन्होंने कहा कि शादी के लिए जो 50 लाख रुपए चाहिए, जो इक्विटी में जो SIP कर रहा है, जो उन्होंने शायद पिछले साल से शुरू किया है, उसमें 10,000 की SIP जो लगेगी उनको,
इनका जो टाइम होराइजन है उसके हिसाब से 15 साल के हिसाब से, तो उनका जो कॉर्पस है अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो वो 50 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। उसमें 3 फंड्स हैं इनके 10,000 के जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई है पू का लार्ज एंड मिड कैप और आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड। ये तीनों फंड में आप बने रहिए और उतनी इन्वेस्टमेंट को आप एलोकेट कीजिए अपनी डॉटर की एजुकेशन के लिए। अब हम इनके रिटायरमेंट के लिए आते हैं। वहां पे जो इनकी बाकी जो एसआईपी कर रहे हैं वो 12,000 के एसआईपी टोटल, उसके साथ में एनपीएस में जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो, और ईपीएफ की जो इन्वेस्टमेंट है उससे करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस बनेगा। उनको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी एसआईपी अमाउंट को 10,000 से बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो अपने 2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच पाए। यहाँ पे उन्होंने एक सवाल पूछा कि वो ईएलएसएस में जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू करें कि नहीं। वो डिपेंड करता है कि आप न्यू रिजीम में है या ओल्ड रिजीम में है। ओल्ड रिजीम में है अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप उसमें कंटिन्यू करते रहिए, नहीं तो आप डेफिनेटली जो नॉन ईएलएसएस फंड है उनके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो 6,000 है 12,000 में से एग्जिस्टिंग फंड उतने अच्छे नहीं है मेरे हिसाब से, उसको बदलाव कीजिए। उसकी जगह में अगर आप कोटक मल्टी कैप फंड रखें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो इस तरह से कुछ बदलाव अपने पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो को अलाइन कीजिए गोल्स के हिसाब से, तो आपके तीनों के तीनों जो लक्ष्य हैं वो डेफिनेटली पूरे हो पाएंगे। बिल्कुल, तो कुल मिला के आप जिस तरीके से हेमंत जी ने बताया वैसे अपने पोर्टफोलियो को एक बार फिर से अलाइन कर सकते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर कुछ और पोर्टफोलियो जिनका करेंगे रिव्यू ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम मनी गुरु में हमारे कॉलर्स के कुछ शो भी हमारे व्यूअर्स के हम कर रहे हैं शो में शामिल। तो एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। श्रीकांत गोरे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। श्रीकांत जी, आपका पोर्टफोलियो हमें मिला है और आपने इसमें 17,000 की एसआईपी कर रखी है। कुछ और सवाल जो आप पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल था, अभी 17,000 के जो एसआईपी है ना, मतलब 2-3 फंड में और 4-5 फंड में है, तो उसमें से कौन से फंड कंटिन्यू करने के क्या, या कुछ ड्रॉप करने के, उसकी जगह पे दूसरा कुछ ऐड करने का, क्या इसी को कंटिन्यू रहने दूं? मेरे को अभी 2 साल हो गए, तो यही फंड कंटिन्यू रहने के लिए अच्छा है क्या, इसमें एखादा कुछ चेंज और करने के लिए भी अच्छा रहेगा? ओके, एक बार पोर्टफोलियो इनका स्क्रीन पे चला दीजिए। और पराशर जी, आप जरा एक बार रिव्यू करके बताइए कि जो फंड्स फिलहाल हमारे उसमें इनके दिख रहे हैं पोर्टफोलियो में, वो फंड्स वो कंटिन्यू करें या नहीं। ये सामने फंड्स आ गए। अब आपने काफी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। 5-6 फंड्स हैं, ज्यादा नहीं है, और सारे डिफरेंट मार्केट कैप्स के हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो 2-1 फंड्स में बदलाव किए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एसबीआई स्मॉल कैप को स्विच करके आप बंधन स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं।
वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी का ही है, एक अच्छा फंड है। और इसके अलावा टाटा फ्लेक्सी कैप फंड में भी आपका SIP चल रहा है, तो वहाँ से आप कोई अच्छा कंसिस्टेंट एवरग्रीन फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, जिसमें कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर भी मिल जाता है, तो और थोड़ा अच्छा बेहतरीन डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो ये 2 फंड्स में बदलाव। बाकी जो 3 फंड्स हैं आप उसमें बने रहे। HDFC मिड कैप एक अच्छा फंड है, मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप शायद अभी कुछ समय से परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, बट अदरवाइज कैटेगरी वाइज अच्छा फंड है, उसमें बने रह सकते हैं। और ICICI प्रूडेंशियल का इनोवेशन फंड भी काफ़ी बेहतरीन है, तो उसमें भी आप निवेशित रह सकते हैं। जहाँ तक कि आपकी SIP का सवाल है, 17,000 रुपये की आप SIP कर रहे हैं, अगर हम 12% का CAGR लेके चले तो 15 वर्ष में करीब करीब 80,90,000 रुपये बन जाते हैं। वहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करके अगर आप 10% का स्टेप अप कर लें अपनी SIP में, 17,000 की SIP में, तो आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाता है 15 वर्ष में 1,40,00,000। तो थोड़ा सा स्टेप अप करें, और ये जो 2 छोटे से बदलाव हैं इसको अवश्य कर लें। पोर्टफोलियो अच्छा है, ज़्यादा फंड्स ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही पोर्टफोलियो पर्याप्त है। चलिए, एक और हमारे पास व्यूअर का जो सवाल है वो मेल के जरिए आया है, राज अरोड़ा। मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ। हेमंत जी, मैं चाहूंगी आप इसका रिव्यू करें। इनकी उम्र 60 साल है। इन्होंने लिखा था मेल में कि अभी अभी तुरंत रिटायर हुए हैं। मौजूदा निवेश इनका RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में है, यानी कि इन्होंने बहुत ही सेफर अपना जो पूरा इन्वेस्टमेंट है उसको रखा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स जो होती हैं उसमें भी इन्होंने पैसा लगा रखा है, और अगर इनका पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो बॉन्ड्स में ही है, जिसमें एक मुश्त निवेश एक तरीके से आपको दिखेगा। क्या सलाह देंगे आप इनको? मेरे तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा, अभी रिटायर हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि उनका काफी बड़ा हिस्सा जो है, जो उनको रिटायरमेंट कॉर्पस का मिला था, उन्होंने वो RBI के फ्लोटिंग रेट जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर और सीनियर सिटीजन स्कीम में लगा के रखे हैं। और म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट आप देखिए, 5 फंड है, पांचों के पांचों फंड जो है वो डेट कैटेगरी में है। उसमें से भी 3 फंड ऐसे हैं जहां पे हम अमूमन शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। अब जैसा उन्होंने कहा कि उनकी मंशा ये है कि वो इन्फ्लेशन को बीट करे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि काफी बड़ा पैसा जो है ऑलरेडी लॉक हो चुका है उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जहां पे फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर इनको अपने रिटर्न को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा तक पहुंचने के लिए, तो कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड हो गए, मल्टी एसेट फंड हो गया, या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, उनमें आप निवेश कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो उन्होंने नहीं बताया है कि क्या उनको इन इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम की जरूरत है कि नहीं। क्योंकि इन्होंने बात की है SIP की, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद जो भी इनके पास पैसा है वो पर्याप्त है इनकी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, जो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है बाकी दोनों ऑप्शन से। अगर हम ये मान के चलते हैं तो जैसा मैंने कहा, ये तीनों कैटेगरी बहुत ही अच्छी है। उनमें कुछ फंड मैं इनको बता देता हूँ। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड और कोटक मल्टी एसेट फंड, ये 3 फंड है। इनमें हम देखेंगे कि डेट और डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक गोल्ड और इक्विटी और आर्बिट्राज, उनका यहाँ पे मिक्स है। जो उनके जैसे जो रिटायर्ड लोग हैं और जो बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि अपने आप को मौका दें कि थोड़ा सा रिटर्न बेहतर हो, तो ये 3 कैटेगरी मुझे लगता है बिल्कुल सही है। तो अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे आप एलोकेट कीजिए, और धीरे धीरे कोशिश कीजिए जब भी पॉसिबल हो कि थोड़ा सा इक्विटी एलोकेशन बढ़ाएं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी हमारा एक इंपॉर्टेंट गोल होता है कि हम इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाएं, ताकि हमारे पैसे की वैल्यू जो है बनी रहे। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पे आप ध्यान रखिए। बिल्कुल। अब एक और कॉलर हैं, एक और व्यूअर हैं जिनका सवाल हमारे मेल के जरिए आया है, नितिन कुमार का। इनका सवाल भी मैं पढ़ के आपको पराशर जी बताती हूँ। मैं चाहती हूँ आप इसका रिव्यू करें। इनकी जो SIP है वो अच्छी खासी, इन्होंने 1,75,000 की कर रखी है। पोर्टफोलियो इनका लगभग 1,34,00,000 का हो चुका है, और पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास की है। फिर भी 10 करोड़ का इनका 10 साल में टारगेट है। अगर मैं SIP पढ़ने बैठ जाऊं कि इन्होंने कौन कौन से फंड में कर रखा है, तो शायद रात हो जाएगी। रात इतना ज्यादा इन्होंने 30 फंड में SIP अपनी कर रखी है। मैं चाहूंगी स्क्रीन पर आप लेकर आइए तमाम जो फंड्स है, 2-4 पढ़ के ऊपर के बता देती हूँ आपको। तो एक्सिस का लार्ज एंड मिड कैप है, एक्सिस का लार्ज कैप है, एक्सिस का ही मिड कैप है। मींस HDFC का अगर डिफेंस लिया है तो लार्ज भी लिया है, मिड भी लिया है, लार्ज एंड मिड भी लिया है। इसी तरीके से एक ही AMCs के इन्होंने सारे जितने भी इनके रिश्तेदारों ने बताए होंगे कि हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है, वो सारे 30 के 30 फंड इन्होंने 30 रिश्तेदारों के बताए हुए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिए। क्या करना चाहिए इनको फिलहाल, पराशर जी? मेरे को तो ऐसा लगता है इनके रिश्तेदार कुछ ज्यादा ही हैं,
क्योंकि 30 फंड ओवरऑल पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो बिल्कुल आपने ठीक कहा स्मिता जी, एक ही एएमसी के मिले जुले फंड है, लार्ज एंड मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक ओवरलैप है, सेमी फंड्स हैं, सेमी कैटेगरीज में है। तो मेरे ख्याल में 30 फंड की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा। 30 से पहले 10 पे लाएं, फिर शायद 6-7 फंड पे आ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो 10 फंड मैंने इनके लिए जो चुने हैं आप आउट ऑफ 30 फंड्स, वो इस प्रकार हैं, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में देखें तो 2 लार्जर मिड कैप फंड हैं और करीब करीब 4 फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड है, तो 3 मिड कैप फंड है, तो सेम ही कैटेगरी के फंड्स हैं, कोई ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है पोर्टफोलियो। तो मैं इसको कंसोलिडेट करने की सलाह दूंगा। और जो 10 फंड मैं सजेस्ट करता हूं वो यही है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो स्क्रीन पे भी दिख रहा है, एचडीएफसी मिड कैप फंड काफ़ी अच्छा फंड है, लार्जर मिड कैप कैटेगरी में एक्सिस का लार्जर मिड कैप कंटिन्यू कर सकते हैं, स्मॉल कैप में इनके पास इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है, वो भी अच्छा फंड है, और लार्ज कैप फंड में निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड ये चुन सकते हैं। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड भी है, उसमें भी बने रह सकते हैं, चाहे तो कोटक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं ताकि एक डिफरेंट एएमसी का हो जाए। और एसबीआई का गोल्ड फंड है, ये भी एक ठीक फंड है, क्योंकि आजकल गोल्ड में काफ़ी लोगों को दिलचस्पी है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, हेज मिल जाता है। और मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल इक्विटी का एक्सपोजर भी मिल जाता है। और इन्होंने कई सारे थीमेटिक फंड्स ले रखे हैं, उनमें से एक थीमेटिक फंड जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। तो ये 8-9 फंड जो है इसी फंड में निवेशित रहे, बाकी फंड्स की एसआईपी को स्टॉप करके इन्हीं फंड्स में ऐड ऑन कर दे, क्योंकि 30 फंड्स से कहीं ना कहीं आपकी मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा, आप रिटर्न्स का पोटेंशियल भी खो देंगे, क्योंकि हो सकता है 2 में से एक फंड परफॉर्म ना करे तो कहीं ना कहीं आपकी रिटर्न पे भी हिट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको कंसोलिडेट करें। अगर हम लक्ष्य की बात करें, 10 वर्ष में ये 10 करोड़ चाहते हैं, 1 करोड़ 90 लाख जो इनका अभी प्रेजेंट कॉर्पस वैल्यू है, ये करीब करीब 5 करोड़ 90 लाख बन जाती है 10 वर्ष में, अगर हम 12% का CAGR लेके चलते हैं। और 1,75,000 जो बहुत अच्छी SIP ये कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात इनकी है कि बहुत अच्छी अमाउंट की SIP कर रहे हैं और अच्छा कॉर्पस इन्होंने निवेश किया हुआ है। ये जो है 12% CAGR के हिसाब से 10 वर्ष में करीब करीब 3 करोड़ 92 लाख बन जाता है, तो थोड़ा सा फर्क रह जाता है, 9 करोड़ 80 लाख के करीब हम पहुंच जाते हैं। जो 20 लाख का फर्क है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा 1,75,000 की जगह 1,80,000 की SIP कर दें, यानी कि 5,000 की SIP और बढ़ा दें, तो ये अपने 10 करोड़ के लक्ष्य तक आराम से पहुंच पाएंगे अगर हम 12% का CAGR लेके चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट 30 फंड से 10 फंड पे आए और 5,000 की केवल SIP और बढ़ा दें, तो 10 करोड़ का लक्ष्य बिल्कुल संभव होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच इतने अच्छे तरीके से इनके पोर्टफोलियो के रिव्यूज करने के लिए और हमें बताने के लिए कि बदली हुई सैलरी का क्या असर अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच हेमंत सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच पराशर जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।